नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज केरल के दौरे पर जा रहे हैं। यहां वो पार्टी की ओर से आयोजित परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी केरल विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। पार्टी को उम्मीद है कि फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की योगी की इमेज से उसे विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है। इसी वजह से समय समय पर योगी को केरल भेजकर प्रचार कराया जा रहा है। 12 बजे का वक्त तय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केरल के लिए रवाना होंगे। और आपने देखा कि चाहे हम हिंदी बेल्ट की बात करें, साथ ही साथ आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शंस में भी वो एक्टिव रहे, कर्नाटक इलेक्शंस में भी एक्टिव रहे, साउथ की जब हम बात करते हैं, और अब केरल भी मुख्यमंत्री जाएंगे। तो यूपी से केरल तक योगी योगी ही नजर आ रहा है। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, यूपी की जब हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब हम बात करते हैं, चाहे किसी भी राज्य का इलेक्शन हो, देश का कोई भी कोना हो, एक चेहरा जो है वो सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ। अनामिका हमारे साथ हैं। अनामिका, ये लोकप्रियता ही है लगातार बढ़ती हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। देखिए जीनत, इसके पहले भी कहीं पर भी चुनाव होते, किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो बीजेपी के टॉप 3 नेता है चुनाव प्रचार के लिए, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाम शामिल है। और पार्टी ने योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए भेजा है, वहां पर पार्टी को फायदा भी हुआ है। और यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के ऊपर वॉइस और कर रही है ताकि पार्टी इसका फायदा उठा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी एजेंडे के तहत आज केरल दौरे पर है। मुख्यमंत्री आज 12 बजे 2 कार्यक्रमों को करने के बाद केरल के लिए रवाना होंगे और देर रात तक मुख्यमंत्री लखनऊ वापस लौटेंगे। इसके 10 घंटे दौरे मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच सकती है। यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। बीजेपी जो केरल है कार्य बजट गई है और यहाँ जाए कि अगले मुख्यमंत्री एक बार और नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर जाएंगे। हालांकि ये माना जा रहा है कि इसी बीच में मुख्यमंत्री एक बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी जाएंगे प्रचार के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं गढ़ है जो गढ़ माना जाता है वामपंथियों का, या फिर या नॉर्थ ईस्ट की बात करें हम तो वहां तो मुख्यमंत्री योगी आगे कर बीजेपी कमल लाने का प्रयास। थोड़ी सी आवाज की जो है वो समस्या हो रही है। एक बार फिर से अनामिका से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आवाज जो है वो स्पष्ट नहीं आ पा रही है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता की तो बात हो ही रही है और उनकी डिमांड जो है वो भी बहुत ज्यादा, और इसी वजह से चुनाव कोई भी हो सबसे ऊपर उनका नाम रहता है, प्रचार प्रसार, और जो है उन्हें हर जगह बुलाया जाता है। अनामिका, ये जो पूरा कार्यक्रम है एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। देखिए जीनत, केरल में ये बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है। परिवर्तन यात्रा के तहत जो केरल विंग है बीजेपी की, वो इस यात्रा को आयोजित कर रही है। और ये माना जा रहा है कि नाथ संप्रदाय से लेकर के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके जरिए बीजेपी फायदा उठाना चाहती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगे करके। इसका बड़ा कारण ये भी है कि पीएफआई जो एक बड़ा संगठन है जिसके जरिए कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, जिनका आरोप था कि वो दंगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। पीएफआई का गढ़ भी रहा है केरल और वहां के बहुत सारे सदस्य भी है में एक्टिव रहे हैं। लिहाजा एक टीम से कई निशाने साधने का प्रयास कर रही है बीजेपी। और मुख्यमंत्री चूंकि वहां पर 10 घंटे रहेंगे, परिवर्तन यात्रा के दौरान उनका संबोधन भी होगा, तो मुख्यमंत्री के संबोधन में क्या होगा ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और चूंकि 10 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी इसी के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगे करके बड़ा संदेश देना चाहती है नॉर्थ में, तो इस लिहाज मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है केरला का। हालांकि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केरला से लेकर पश्चिम बंगाल तक अभी कई और देंगे और कई रैलियों को संबोधित भी करेंगे। 10 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री वहां पर क्या कहेंगे ये भी हम आपको जो है सबसे पहले बताएंगे। मेट्रोमैन ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल हो गए। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि केरल में लोग एलडीएफ यूडीएफ से ऊब चुके हैं और इस बार यहां बीजेपी ही आने वाली है। The people of Kerala, they are fed up with the cyclic rule of LDF and UDF. True. Nothing as tangible has been achieved by the state by these two rules. And both the regions have been ridden with a lot of scandals, corruption, and lavish spending. With the result, the state is rushing to a debt trap today. And BJP is coming up well here.
BJP's image has got to be, of course, spruced up a little more. I thought my joining BJP, people will have more confidence in BJP and they will vote for the BJP candidates. This is not a communal party. This is a party consisting of people who are wedded to the welfare of the state. They are lovers of the society. They are not at all communal minded. They are not targeting any particular community at all. In fact, BJP will have to garner the support of other communities if they want to come to power. And they will do it. दिल्ली में आज बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बैठक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। उसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी, संगठन मंत्री बुलाए गए हैं। कोरोना महामारी के बाद बीजेपी की यह सबसे बड़ी बैठक है, जिसमें संगठन का विस्तार, आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी कार्यक्रम पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सूत्रों की माने तो पार्टी पश्चिम बंगाल के लिए खास स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है, जिस पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही किसान आंदोलन से पैदा हुए हालात पर भी चर्चा होगी। तो देखिए, जिन राज्यों में चुनाव है उनको लेके तो स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी ही, साथ ही किसान आंदोलन भी बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान के साथ साथ राजनीतिक नुकसान का कारण भी बन रहा है। इस लिहाज से भी इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और विनीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, विनीत से बातचीत करते हैं। विनीत, बैठक कब तक शुरू होगी और बैठक में महत्वपूर्ण बिंदु वो कौन से रहने वाले हैं जिस पर चर्चा होगी? आज ये जीनत निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 10 बजे यह बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। हमारी जो सूचना है उसके अनुसार लगभग 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद कोरोना काल आया और कोरोना काल के बाद सबसे बड़ी बैठक यह है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे और जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं या पार्टी के पदाधिकारी उन्हें संबोधित करेंगे और उन्हें जो सरकार की नई नीतियों के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ पार्टी किस तरह से कामकाज करे। क्योंकि यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ना है। तो आखिरकार आत्मनिर्भर भारत के सपने को कैसे पूरा किया जाए, पार्टी से कैसे मदद ली जा सके और पार्टी का कैसे विस्तार हो, इसको लेकर के यहां पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो होगी कि जिन राज्यों में चुनाव हो, चाहे इसमें सबसे बड़ा राज्य है, चुनावी राज्य है बंगाल में चुनाव को लेकर के चर्चा होगी। आखिरकार बंगाल का किला कैसे फतह किया जाए, इसको लेकर के यहां पर चर्चा होगी। जहां तक की रही किसान आंदोलन के बारे में बात, तो साफ तौर पर सरकार की ओर से यह साफ किया जाएगा कि जो कृषि कानून बने हैं, 3 नए कृषि कानून बने हैं, वो किस तरह से किसानों के लिए फायदेमंद में है। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, बड़े नेताओं को, पदाधिकारियों को बताएंगे और कहेंगे कि वो विपक्षी पार्टियां जो है वो किस तरह से भ्रम फैला रही हैं और इस भ्रम में कैसे पार्टी की क्या रणनीति हो। जैसा कि हमने देखा कि पिछले दिनों भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई किसान नेताओं के साथ या बड़े नेताओं के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह ने मुलाकात की। उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो संजीव बालियान के आवास पर कई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं की मुलाकात हुई, बीजेपी के नेताओं की मुलाकात हुई। तो कैसे किसान आंदोलनों से निपटा जाए, ठीक अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये चुनाव जो आने वाले हैं जिन राज्यों में, वो भी महत्वपूर्ण है, साथ ही किसान भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर पिछले दिनों भी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और आज की मीटिंग को भी माना जा रहा है। कांग्रेस की बात करते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में अपनी खोई राजनीतिक जमीन हासिल करने की कोशिशों में जुटी हुई है और इसी फहरिस्त में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार प्रदेश का दौरा कर रही हैं। कभी वो किसान पंचायत में शामिल होकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं, तो कभी पुलिस उत्पीड़न और लॉ एंड ऑर्डर के बहाने योगी सरकार को घेरने की कोशिश करती हैं। 11 फरवरी के दौरे के बाद प्रियंका गांधी आज फिर प्रयागराज के दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका गांधी उस नाविक के बुलावे पर संगम नगरी आ रही हैं जिसकी नाव पर वो मौनी अमावस्या के दिन बैठी थी। बाद में संगम में स्नान भी किया था। नाविक सुजीत ने उन्हें बताया था कि पुलिस निषादों और मछुआरों की नाव तोड़ देती है।
और इसकी वजह से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। उसने प्रियंका गांधी को बसवार आने का निमंत्रण दिया था, जिसे प्रियंका गांधी ने स्वीकार कर लिया है। मौनी अमावस्या के दिन प्रियंका दीदी मेरे नाव पे आई थी स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद यहाँ नाव को चलाई थी। कुछ दिन बाद यहाँ बसवार में कुछ घटना हो गई है, नाव को तोड़ दिया गया था। मैं प्रियंका दीदी से बोला था, तो इसीलिए प्रियंका दीदी यहाँ पास इलाहाबाद फिर से प्रयाग में आ रही थे नावों को देखने के लिए और यहाँ सभी लोगों को मदद करने के लिए। आजमगढ़ में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इसके बाद राजनीतिक अटकलें तेज हो गई। मीडिया में से बात करते हुए शिवपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी को हटाने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को साथ आना होगा। समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन की बात कही। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय, इससे उन्होंने इनकार कर दिया। और सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ जितनी भी हैं, हम सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। 22 में क्या परिवारवादी फिर से एक बार एक होगा? मैं तो चाहता हूँ परिवार भी हो, पूरा समाजवादी परिवार एक हो और समान विचारधारा के सभी लोग इकट्ठे हों, और ज़रूरत भी है समय। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए ज़रूरत है। अब अखिलेश समझे, अखिलेश से भी मैंने कहा सबको इकट्ठा करो, हमको भी भाई अलायंस कर लो। विलय तो नहीं करेंगे, अलायंस कर लेंगे। के बाद स्वागत है आप सभी का। कासगंज में पुलिस ने मुठभेड़ में एक इलाक के नामी बदमाश मोती को मार गिराया। 9 फरवरी को इस शराब माफिया ने अवैध शराब की शिकायत मिलने पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया था और एक पुलिसकर्मी को पीट कर जान से मार डाला। इस हमले में दारोगा बाल बच गए थे, लेकिन आज इस बदमाश को सुबह 3:30 बजे का वक्त था जब मुठभेड़ में मार गिराया गया है। पुलिस को जो दारोगा से इसने पिस्टल लूटी थी वो भी बरामद हो गई है। और ये उस दिन की तस्वीर आप देख रहे हैं जब पुलिसकर्मियों के साथ इसने मारपीट की, एक पुलिसकर्मी की जान ली और एक जख्मी आप देख पा रहे हैं। और आज की तस्वीर भी आप देख रहे हैं तड़के सुबह की, जब पुलिस को खबर मिलती है इसके फरार होने की। पुलिस जो है कॉम्बिंग करती है, पहुंचती है इस तक और फिर इसे मार गिराया जाता है, क्योंकि ये पुलिस पर पहले फायर करता है। बचाव में पुलिस गोली चलाती है। एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई है। शराब के ठेके पर 2 बदमाशों के बीच झगड़ा हो गया, फायरिंग हो जाती है। अजीत राजपूत नाम के युवक को गोली लग जाती है। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। लखनऊ के काकोरी में हत्या से सनसनी फैल गई है। सख्त आदेशों के बावजूद हर्ष फायरिंग और तमंचे के साथ डांस की तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं। देवरिया में 2 ऐसे ही वीडियो सामने आए हैं। चकसराय बदली गांव में शादी समारोह के दौरान दबंग युवक हाथ में तमंचा लिए डांस करता दिखाई दे रहा है। डांस के दौरान इसने कई राउंड फायरिंग की। दूसरा वीडियो सलेमपुर नेशनल हाईवे का है, जहां कुछ दबंग बाइक पर ट्रिपलिंग करते दिखाई देते हैं। इस दौरान बाइक के सबसे पीछे बैठा दबंग हाथ में तमंचा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। सरस्वती पूजन के बाद विसर्जन के दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है, जब सरेआम ये दबंग तमंचा लहरा रहे हैं। चोली सोमियाना में